हाँ जी बच्चे, तो आज चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं हम अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पहले तो जरा एक एक मेथड के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो भी हो सकते हैं बहुत अच्छे से कवर अप करते हुए चलेंगे। सो फर्स्ट मेथड इज गुडविल, तो पता ही हमें, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म या बिजनेस। क्लियर? तो देर आर 5 डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो थियोरेटिकल अपने जरूरत पड़ेगी इसके बीच में, वो भी थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं पहले। 2 तरह की गुडविल हो सकती है, लिखते रहा करो, शॉर्टकट में फटाफट लिखा करो कुछ भी अगर पॉइंट्स बोलता हूँ। 2 तरह की गुडविल हो सकती है, एक परचेज गुडविल और एक परचेज गुडविल और एक नॉन परचेज गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दोनों में क्या फर्क है? परचेज गुडविल तो कौन सी है? जब हम कोई बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी, तब तो वो परचेज गुडविल है। और हम बुक्स में भी कौन सी रिकॉर्ड करेंगे? परचेज गुडविल। और दूसरी होगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होगी? जो हमने खुद ही क्रिएट की है। तो उसकी तो कोई वैल्यू का कैसे आइडिया लगा सकते हो कितने की गुडविल है? वो तो कल बिजनेस बेचेंगे, पैसे मिलेंगे, तब हम बोलेंगे गुडविल हमने बेची इतने में। अदरवाइज सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। और ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है? राइट नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 के अकॉर्डिंग वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली परचेज्ड गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? अब गुडविल हमारे बिजनेस की कौन कौन से फैक्टर्स पर इफेक्ट करेगी? सिंपल सा माइंड में लेकर चलो। अगर बिजनेस की लोकेशन अच्छी है, हम कह रहे हैं भाई, जैसे अगर हम कोई घर देखते हैं तो क्या कि सामने पार्क भी बना हुआ है, ठीक है, साइड में मार्केट भी है, तो लोकेशन अच्छी है। अब लोकेशन अच्छी है तो नॉर्मली अगर सेम साइज का भी है बट लोकेशन बेटर है तो हमें वो जो भी होगा वो प्रॉपर्टी कुछ रेट महंगी ही मिलेगी। क्यों? उसकी लोकेशन अच्छी है। क्लियर? तो गुडविल किस पे डिपेंड कर रही है? उसकी लोकेशन ऑफ दी बिजनेस पर भी। और क्या हो सकता है? एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज पर भी हो सकती है। ठीक, कि हमने बिजनेस एज इट इज परचेज कर लिया, वहां पर जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो ज्यादा एफिशिएंट है। और किस पे डिपेंड हो सकती है किसी की गुडविल? प्रोडक्ट पर भी डिपेंड हो सकती है। प्रोडक्ट कैसे? गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारे बिजनेस की क्या होगी? रेपुटेशन, गुडविल बेटर होगी। तो कई वेक्टर होंगे जिन पर डिपेंड करेगी किसी बिजनेस की। टेक्निकल नो हाउ, टेक्नोलॉजी, कि ये बिजनेस प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसकी भी रेपुटेशन क्या हो सकती है बिजनेस की? ज्यादा हो सकती है। क्लियर? तो ये फैक्टर्स भी अपने माइंड में रखते हुए चलोगे। तो प्रैक्टिकली एस्पेक्ट पर आए तो फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपका जो फर्स्ट स्टेप आएगा दैट इज एवरेज प्रॉफिट। एंड हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमें पता है जो नॉर्मल प्रॉफिट है ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हमने अर्न किए। तो एग्जांपल मैं बोलता चलूंगा, सुनते रहना। माइनस एबनॉर्मल गेन और प्लस एबनॉर्मल लॉसेस या एक्सपेंसेस। अगर कोई एबनॉर्मल है उसको रिवर्स करना पड़ेगा हमें। अगर उन्होंने क्या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, डेली थोड़ा ना मिलेगा, तो एबनॉर्मल को हम नॉन रेकरिंग भी बोल रहे हैं। क्लियर? अगर लिखा हुआ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, वो हमारी किस टाइप की इनकम है? एबनॉर्मल है, उसको क्या करेंगे? माइनस। क्लियर? बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी हमारी एबनॉर्मल है, उसको भी क्या करेंगे? माइनस। क्लियर? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्या हमें डेली होंगे फिक्स्ड एसेट सेल पर प्रॉफिट? वो भी किस टाइप का गेन है? वो भी क्या होगा? ऐसे अदर वे में लॉसेस भी हो सकते हैं, वो प्लस हो जाएंगे। बट अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस है या कोई नॉर्मल इनकम है जो हमने कंसीडर नहीं की, वो तो करनी बनती है। लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे एक्सपेंस है जो हर साल देना पड़ेगा, बट उन्होंने कंसीडर नहीं किया, उसको तो क्या करना चाहिए हमें? सैलरी टू दी इंप्लॉइज या सैलरी टू दी पार्टनर्स, वो तो हर साल देनी है, वो भी एक नॉर्मल है, उसको भी क्या करना है? तो अगर नॉर्मल कोई चीज कंसीडर नहीं की हुई, अगर एक्सपेंस रहता है, कोई बात नहीं, साथ वाले में चल रहा है थोड़ा काम, अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस रहता है तो वो क्या होगा? और अगर कोई इनकम लेनी रहती है तो वो क्या होगी? प्लस। समझ आ रहा है? बिल्कुल। ओके। नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ ईयर। 5 सालों का प्रॉफिट बोले तो डिवाइड बाय भी कितना होगा? तो क्या आ जाएगा अपना एवरेज प्रॉफिट। सेकंड इज
गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स तो क्वेश्चन में दे रखे होंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइम्स या 2 ईयर्स परचेज तो वो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। सेकंड मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट जनरली कह देते हैं, सिलेबस में नहीं है बट हर बार बुक में आता है तो हम करेंगे, पूरा साल हमने ढंग से ही कराई है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, हाँ जी, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला तो हमें पता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। सेकंड स्टेप गुडविल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसका मैं एग्जांपल देकर भी बता रहा हूं, एक सेकंड। हाँ जी नेक्स्ट हाँ जी, इसमें थोड़ा एग्जांपल समझ लो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मान लो प्रॉफिट और लॉस वेट्स 1 2 3, अगर तो वेट्स नहीं गिवन तो आपने हमेशा ऑर्डर वाइज 1 2 3 4, कॉन्सेंट्रेशन कम लग रही है तेरी, तो 1 2 3 4 जितने भी ईयर्स होंगे। देन प्रोडक्ट, अच्छा हमें प्रॉफिट्स को ठीक करना पड़ सकता है, कुछ एडजस्टमेंट होंगी, उनको एडजस्ट करने के बाद हम निकाल लेंगे, वो दूंगा आज उसमें असाइनमेंट में करेंगे। प्रॉफिट इनटू वेट्स, लॉस इनटू वेट्स, प्रॉफिट इनटू वेट्स, लास्ट में टोटल किया दैट इज टोटल प्रोडक्ट, टोटल ऑफ वेट्स 3 + 2 + 1 6, क्या आ गया बच्चे, वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होंगे। अदरवाइज मेथड तो तुम्हें क्लियर है, बिल्कुल सारे। थर्ड मेथड इज सुपर प्रॉफिट method. Now in super profit method, first step is average profit. बस वो देख लेना कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है कि नहीं। अगर कोई सैलरी मिसिंग है अभी, अगर उन्होंने कहा कि एक पार्टनर को सैलरी देनी है 6000 पर मंथ, इंटू 12 होगी, और क्वेश्चन में हमने ध्यान नहीं दिया कि पार्टनर तो 2 थे, तो इंटू 2 भी करना है, तो उतनी सैलरी पहले किसमें से माइनस कर दोगे, एवरेज प्रॉफिट में से, टू गेट द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड, कैपिटल इंप्लॉयड, रिवाइज करके आए अंधेक्ष, कैपिटल इंप्लॉयड को और क्या बोल सकते हैं हम, नेट एसेट्स, जो कि 2 अप्रोच से निकलेंगी। फर्स्ट वन इज टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, और टोटल एसेट्स में एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, मतलब बहुत रेयर होगा बट होगा तो फिर भी अगर हमें पता होना चाहिए, एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब जैसे आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं कर रहे हो, ऐसे जो इससे कमाई हुई इनकम होगी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से, जो हमें इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी हमारी इनकम का पार्ट नहीं होगा जब हम एसेट्स में नहीं ले रहे। क्या चीज है, कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड मींस द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स या पार्टनर्स इनटू द बिजनेस। तो टोटल एसेट्स में अपनी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं लेते वो, तो उससे कमाई हुई जो इनकम होगी, इंटरेस्ट होगा, वो हम प्रॉफिट में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इतना, तो वो भी हम एवरेज प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस। क्लियर? हाँ जी। आउटसाइड लाइबिलिटी में क्या हो सकते हैं बच्चे, क्रेडिटर्स वगैरह गिवन हो सकते हैं, और कैपिटल
अकाउंट प्लस करंट अकाउंट अगर गिवन है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो कैपिटल बैलेंसेस, करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस याद रखना ये, ठीक है, कम मिलते हैं बट मिल सकते हैं। कैपिटल के बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंस प्लस करंट अकाउंट के भी बैलेंस दिए हैं, एक का क्रेडिट दिया और एक का डेबिट दिया, तो क्रेडिट वाला डेबिट वाला। बच्चे ये सारी चीजें देखो, हर एक चीज क्वेश्चंस में तो नहीं कवर हो पाएंगी, बट ये पॉइंट वो होंगे जब पेपर में कोई पॉइंट आएगा तो याद आएगा कि क्लास में बताया दिया था सर ने। तो कैपिटल प्लस करंट अकाउंट का अगर किसी पार्टनर का क्रेडिट है तो क्या करेंगे, प्लस बच्चे, प्लस क्रेडिट पॉजिटिव ही होते हैं, क्रेडिट क्या करेंगे प्लस, डेबिट क्या होगा, लाइबिलिटी साइड की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम अगर कोई अलग अलग लिखी हुई है तो वो तो प्लस होंगी। लाइबिलिटी साइड हमारी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम क्या होती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व प्लस, P&L का क्रेडिट बैलेंस प्लस, और अगर कोई डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस। हो गया बिल्कुल क्लियर। ओके, ये भी आ जाएगी अपनी कैपिटल इंप्लॉयड, चाहे इससे अप्रोच से हो चाहे इससे अप्रोच से, दोनों से हमारी सेम आएगी। नेक्स्ट, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। सुनते रहो बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन में जनरली रेट एक दिया होगा, 10%, 12%, 15%, कुछ भी दिया होगा, बट कई बार क्वेश्चन में एक ऐसा था कि 10% हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। टुगेदर की बुक में तुम्हें मिल जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन, क्लास के बाद बताऊंगा उसका क्या यूज करना है बुक का ढंग से, ठीक। 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फिर उन्होंने कहा रिस्क एक्स्ट्रा, हमें तो पता है ना, हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट। तो कह रहे हैं अगर हम रिस्क थोड़ा ज़्यादा उठा ले तो 2% रिटर्न और आ सकती है, हम एज्यूम करके चलेंगे हम उठा रहे हैं, तो नॉर्मल रेट हम उतना हो जाएगा 10 + 2 12%, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर क्वेश्चन में दो रेट दिए दोनों को क्या कर देना, प्लस कर दे। नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। बोर्ड में पता नहीं सैंपल पेपर में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड से आया था, बच्चे को लगा कि कहीं मैं गलती ना कर रहा हूँ। क्वेश्चन में हुआ क्या कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कम था और नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा था, और मेथड बोला था सुपर प्रॉफिट। ये लगेगा ना कुछ गलती हो रही है मेरी, पर उसमें गुडविल निकल ही नहीं सकती, लास्ट में बस लिखना पड़ेगा इन दिस क्वेश्चन गुडविल कांट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि मतलब गुडविल बन ही नहीं रही ना इस मेथड से तो, और गुडविल है ही नहीं है। रीजन भी क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मतलब उस टाइम लगेगा तो यही क्वेश्चन में बच्चे को कि कहीं ना कहीं मेरी कैलकुलेशन कोई गलत तो नहीं है, बट आ सकता है ऐसा क्वेश्चन भी। क्लियर, लिखोगे तो है ही है, ठीक है, कि गुडविल इसमें कैलकुलेट नहीं हो सकती। करें आगे। नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में ऊपर वाले डी स्टेप्स तक बिल्कुल सेम आएंगे, अबव A to D स्टेप्स सेम, तेरा गुडविल डिफरेंट निकलेगी, इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं होते, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। लास्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट स्टेप इज, बोलो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू दैट इज एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। ज़्यादातर क्वेश्चन में ना गुडविल के अकॉर्डिंग आ जाए, क्या नाम, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अकॉर्डिंग आ जाता है गुडविल का क्वेश्चन। बोल देंगे ऐसे कि पहले गुडविल कैलकुलेट करो, नया पार्टनर आ रहा है ऑन द एडमिशन, इस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करनी है, और वो अपना नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल कैश में लाएगा और फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट या विड्रॉ की एंट्री साथ में कर दो। तो अकेला गुडविल का चांसेस कम बनते हैं उसमें, तो पहले पूरी गुडविल कैलकुलेट करोगे जो भी मेथड से होगी, फिर उसमें से उस पार्टनर का शेयर
और फिर वो देख लेंगे गुडविल, फिर पार्टनर्स में बाकी में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट। कौन सी रेशियो में होती थी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एडमिशन के साथ जोड़ देते हैं गुडविल का क्वेश्चन ज्यादातर। चलो सेकंड, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स को और क्या बोलते हैं, तो दोबारा मैं इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा हूं, ठीक है बच्चे। देन गुडविल, फर्स्ट स्टेप माइनस सेकंड स्टेप। सबसे पहले बेसिक चीज तो फॉर्मूले स्टेप्स पता होनी चाहिए तुम्हें, माइनस नेट एसेट्स। क्लियर, देखो बच्चे तुम आगे तो सारी इंफॉर्मेशन याद। हाँ जी निकालो बच्चे क्वेश्चन। हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चे क्वेश्चन। फॉलोइंग आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। अभी मैंने बताया थे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं। चलो आराम आराम से, बिल्कुल सिंपल सिंपल गुडविल चैप्टर है, एक ही चैप्टर रखा था, सिंपल चैप्टर है ये सबसे। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक्सेप्ट, कौन सा इनमें से फैक्टर नहीं है। हाँ जी, फर्स्ट नेचर ऑफ गुड्स, ये तो मैंने कहा था अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ गुड्स, अगर गुड्स अच्छे है, क्वालिटी अच्छी है, तो हमारी बिजनेस की क्या होगी, गुडविल ज्यादा होगी। सेकंड, ये छोड़ दो, नेक्स्ट पर आओ भी, लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस अच्छी लोकेशन पर है तो भी क्या होगा, रेपुटेशन अच्छी होगी, गुडविल बेटर होगी। लास्ट टेक्निकल नो हाउ, ये भी बता दिया था, टेक्नोलॉजी बेटर यूज कर रहे हैं तो भी गुडविल रेपुटेशन बेटर होगी। बी द लोकेशन ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की लोकेशन पे नहीं मैटर करता, बिजनेस की लोकेशन मैटर करती है। तो लोकेशन ऑफ द कस्टमर, आंसर इज बी। आगे बच्चे समझ। नेक्स्ट, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2, अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर ₹7 लाख, इट इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन। क्या इंक्लूड है इसके अंदर, क्या करेंगे इसे, कैपिटल इन्वेस्टेड इज ₹55 लाख, नॉर्मल रेट इज 10%। पहला सिंपल क्वेश्चन, गुडविल इज कैलकुलेटेड 4 टाइम्स दी सुपर, 4 टाइम्स मीन्स नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड आर 4। करो। सो फर्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट था कितना वैसे, बट इसके अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है, क्या करें इसे, वो आ गया अपना 6,50,000। एवरेज प्रॉफिट के बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी कैपिटल लगाई हमने, 55 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, रेट कितने, 5,50,000। सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, 650 माइनस 550, स्टेप याद है ना, 1 लाख इज द सुपर प्रॉफिट। गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने, 4, आंसर इज 4 लाख। ये तो था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कि स्टेप्स फॉलो करने थे। क्लियर, करो नेक्स्ट, करो स्टार्ट करो तब तक। हाँ जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बच्चे, सुनो बच्चे ध्यान से। ए एंड बी आर पार्टनर्स, कैपिटल कितनी कितनी लगाई बच्चे इन्होंने, नॉर्मल रेट कितना क्वेश्चन में, और गुडविल हमें दी है कितने ईयर परचेज के साथ, दी हुई है 1 लाख। हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो मेथड तो कौन सा चल रहा है अपना, तो फर्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट, सेकंड स्टेप इज कैपिटल एम्प्लॉयड, थर्ड स्टेप इज नेक्स्ट इज गुडविल का फॉर्मूला क्या अपना, सुपर प्रॉफिट इनटू, गुडविल हमें पता है, गुडविल कितनी गिवन है बच्चे, ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन कवर किए हुए इसमें। सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने रहे, 2, सुपर प्रॉफिट यही रह जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा अपना, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। कितना लगाया, 3 + 5 लाख रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड
इंटू रेट अपॉन रेट कितना दीपक इसमें गिवन 15%, कितना आ गया? क्लियर सबको? हाँ जी, तो नॉर्मल तो आ गया बच्चे, एवरेज पता नहीं, नॉर्मल हमें पता है 75, एवरेज यहीं रहने दो, ये आकर यहाँ प्लस हो जाएगा 75 प्लस 50, आंसर इज 125। करें नेक्स्ट करो जल्दी करो। करवा दूं बच्चे, पहले करवा दूं? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन गुडविल इज नॉट अ परचेज्ड गुडविल, जब परचेज गुडविल नहीं है तो वो बुक्स में रिकॉर्ड, क्योंकि वो तो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो वो नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एडेड टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट फॉर फाइंडिंग नॉर्मल प्रॉफिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, किस चीजों को हमें ऐड बैक करना है, किसको करते हैं? एबनॉर्मल लॉसेस को हम ऐड बैक करते हैं, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्या डेली बेचेंगे फिक्स्ड एसेट? ये एबनॉर्मल लॉस है, ये तो पक्का होगा ऐड बैक, ठीक है। और भी देखते हैं, लॉस ड्यू टू फायर अर्थक्वेक, क्या डेली फायर अकर होंगी? क्या डेली अर्थक्वेक आएंगे? नहीं, ये भी कैसा लॉस है? एबनॉर्मल, ये भी ऐड बैक होगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, याद रखोगे ये या लिख लो बेशक से, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्लोजिंग स्टॉक, यहां की अगर इंक्रीज होती है चीज तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ये साइड कौन सी है? क्रेडिट, ये साइड क्रेडिट साइड इंक्रीज होगी तो हमें क्या होंगे? प्रॉफिट। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कम लगा रखे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करें? अगर बढ़ाएंगे तो अपनी क्रेडिट साइड इंक्रीज हो जाएगी, अल्टीमेटली प्रॉफिट भी क्या हो जाएंगे? तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को भी हमें क्या करना है? प्लस करना है, तो ये भी आएगा। तो आंसर क्या बना? ऑल ऑफ दी अब। आगे बिल्कुल समझ। क्वेश्चन इस टाइप के कि 3-3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं यहाँ से, इनमें से अगर मान लो एक बाकी ओड ऑप्शन और एक आ जाएगी, इनमें से कौन सी ऐड बैक करनी है, तो अब तुम्हें 3 ऑप्शन तो पता लग गई यहाँ से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी आर पार्टनर, सुनो अच्छे ध्यान से बिल्कुल, अगेन इससे पहले जैसे हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही है। ए और बी की कैपिटल कितनी? 150 एंड, बट इस बार सिर्फ कैपिटल नहीं जनरल रिजर्व भी है, तो एक फॉर्मूला क्या था? कैपिटल प्लस रिजर्व्स। क्लियर बिल्कुल? तो इनकी कैपिटल इंप्लॉयड क्या होगी? कैपिटल प्लस रिजर्व्स। नॉर्मल रेट कितना? गुडविल कितनी ईयर परचेज? अगेन मेथड कौन सा निकालना? क्या फिर से लिखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इस टाइप के, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल इंप्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड जो कि है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। गुडविल गिवन है हमें 210, सुपर प्रॉफिट पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, एवरेज माइनस नॉर्मल, सुपर प्रॉफिट यहीं रहने दो, 3 से डिवाइड हो जाएगी, सुपर कितना आ जाएगा? 70। कैपिटल इंप्लॉयड, इनकी कैपिटल 150 प्लस 90 240, बट सिर्फ उतनी कैपिटल नहीं है, जो जनरल रिजर्व है वो भी किसका पार्ट है? कैपिटल इंप्लॉयड। जनरल रिजर्व कितने अंतरिक्ष? 60, तो टोटल कैपिटल इंप्लॉयड इज 3 लाख। So normal profit, capital employed into rate, that is 10%, 30,000, एवरेज पता नहीं, नॉर्मल 30, ये यहाँ कर प्लस हो जाएगा, एवरेज विल बी 1 लाख। करवा दूं ना पहले एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में वो भेज देंगे, चलिए जाएगी ना, हम बाद में स्लाइड्स आ जाएंगे तुम्हारे पास उसमें ग्रुप में। नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज फॉलोड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या दिए होते हैं? वेट्स। अब वेट्स हमें देखो ध्यान से सुना, हम वेट्स लेते हैं 1 2 3, 1 2, तो या तो इंक्रीजिंग या फिर वेट्स ऐसे भी हो सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होंगे या डिक्रीजिंग ट्रेंड में। तो पास्ट प्रॉफिट्स आर सेम, इधर प्रॉफिट शोन एन इंक्रीजिंग या पास्ट प्रॉफिट शोन डिक्रीजिंग, तो या तो इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग या
तो आंसर इज इधर बी और सी। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट कंसीडर्ड। हाँ जी, आराम से देखते हैं, लास्ट वाले से आते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में तो रेट था 100 अपॉन रेट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में भी हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था, तो उसके लिए क्या चाहिए था, रेट। उससे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड था, उसमें भी क्या चाहिए था, रेट। एक तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था जिसमें रेट गिवन मतलब जरूरत, और एक पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखते हैं, सुपर प्रॉफिट में तो रिक्वायर्ड है, सुपर प्रॉफिट में रिक्वायर्ड, सुपर प्रॉफिट मेथड में तो नॉर्मल रेट रिक्वायर्ड है, क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट में रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड है। अभी तो बताया मैंने, पहले इसी करके तो डिस्कस किया, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हुए हमें क्या चाहिए, रेट। कैपिटलाइजेशन में भी रिक्वायर्ड, बट एवरेज प्रॉफिट में हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो आंसर इज, इसको बाद में समझाइए तो बिठा के। नेक्स्ट, विच, चलो चलो सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल। हाँ जी, पहले सुन लो फिर से ध्यान से। गुडविल क्या बच्चे अपना इनटेंजिबल एसेट है और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है। फिक्टिशियस एसेट तो कौन से होते हैं, जिनकी ना कोई फिजिकल फॉर्म है ना ही कोई रियलाइजेबल वैल्यू है, क्लियर। बट गुडविल को हम टच तो नहीं कर सकते, बट सेल आउट तो कर सकते हैं। पढ़ते हैं जरा क्या क्या है। पूछा गुडविल इज, इनमें से क्या है, गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, ये तो नहीं है। गुडविल इज करंट एसेट, नहीं। कौन सा एसेट है, नॉन करंट। गुडविल इज वेस्टिंग एसेट, वेस्टिंग एसेट में क्या आते हैं बच्चे, कुछ एसेट आते हैं लाइक मशीनरी हो गया, मशीनरी हमारा वेस्टिंग एसेट है कि हम यूज कर रहे हैं, 10 सालों बाद वो सिंपल क्या बन जाएगा अपना वेस्टिंग एसेट, हम उसको किस में सेल करेंगे, एज अ स्क्रैप सेल करेंगे, क्लियर। बट गुडविल कौन सा एसेट है, इनटेंजिबल एसेट। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ द गुडविल इज वैल्यूड अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है सिंपल, 4 ऑप्शन दी होगी, लास्ट वाला स्टेप लिखा होता है। वैसे तो तुमने इसमें तो पूरा लिखना है अगर ब्लैंक है तो। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, पांचों मेथड आ जाएंगे। लास्ट स्टेप क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। तो कई बार 4 ऑप्शन आ जाते हैं कि इस मेथड से कौन क्या लिख दिया उन्होंने लास्ट में, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, या कोई और मेथड लिख दिया। बट इसमें हमें पता है कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, ये सिंपल मेथड था। क्वेश्चन नंबर 11, गिव एनी वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ परचेज गुडविल। मेन फीचर तो यही है कि हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर। चलो जी, अब यहां से जरा सुन लें, अच्छे से समझना। हाँ हाँ, चलो अच्छे, अब ये सुनोगे ध्यान से, अब एक एक चीज अच्छे से सुनना। पढ़ो बच्चे, कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन दी, अब ये ढंग से सुन लेना, पेपर वो तो बच्चे कुछ भी नहीं थे जो भी हमने एमसीक्यू करे, बिल्कुल इजी लेवल के थे इसके एमसीक्यू। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, मेथड बोला हुआ है वेटेड एवरेज, मेथड किसी में भी हो सकता है ये, जब हमें प्रॉफिट्स को ठीक करना है, एवरेज प्रॉफिट में भी, सुपर में भी, क्योंकि वहां पर भी हमें क्या रिक्वायर्ड है, एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज में भी क्या रिक्वायर्ड है, एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में भी क्या रिक्वायर्ड है, एवरेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करवाना तो वो किसी मेथड में ही पूछ सकते हैं, क्लियर। 4 सालों की हमें इंफॉर्मेशन दी है, बट क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, अपनी शीट में भी पढ़ना और ध्यान से पढ़ना क्या लिखे। ऑन 1 अप्रैल 2020 अ मेजर प्लांट रिपेयर, अगर सिंपल वो ध्यान से सुनना ही वर्डिंग, अगर तो सिंपल लिखा हुआ है रिपेयर ऑफ प्लांट, 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, अनदर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल कौन सा है, नॉन रेकरिंग। रेवेन्यू कौन सा है, रेकरिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड एक्सपेंसेस आते हैं, बैलेंस शीट की इस साइड हमारे एसेट भी आते हैं। अगर हमारा रेकरिंग एक्सपेंस है तो वो P&L का पार्ट है, और नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है तो वो एसेट का पार्ट है। मशीनरी खरीदी क्या है हमारा, बट उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगी, वो कहाँ आएगी, नॉर्मल सिंपल रिपेयर ऑफ मशीनरी है, कहाँ आएगी। बट अगर मेजर रिपेयर की बात करें तो मीन्स हम कोई पार्ट वेयर ऐड कर रहे हैं, उसको हम एसेट की तरह बोल देते हैं, तो वो कहाँ का पार्ट बनेगा। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमने एक्सपेंसेस को माइनस किया और इनकम को प्लस किया, ये बात भी क्लियर। दोबारा पढ़ो पहला पॉइंट,
1 अप्रैल 20 को एक मेजर प्लांट रिपेयर करवाई थी हमने 10,000 की, जो कि हमने क्या मान लिया, रेवेन्यू का मतलब यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, था ये क्या हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, मान क्या लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, था कहाँ, आना कहाँ था बैलेंस शीट की, लगा कहाँ दिया प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सपेंस, तो मीन्स हमने क्या कर रखा होगा, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करें, ऐड बैक करें, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसे ऐड बैक। आगे पढ़ो। The said sum is to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method। था क्या ये हमारा एसेट, मान क्या लिया एक्सपेंस, जब सारे एक्सपेंस साइड लिख दिया था तो हमने इसको ऐड बैक करके क्या बनाया, पहले तो जब एसेट बन गया तो कुछ तो इसका पी एंड एल में जाना चाहिए था, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन हमारा कैसे एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हर बच्चे को मेरी बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ, था क्या वो हमारा, मान क्या लिया, उसको ऐड बैक किया तो क्या बन गया, और कह रहे कुछ तो खर्चा लगाओ, खर्चा कौन सा लगेगा, डेप्रीसिएशन, मेथड कौन सा बोले डेप्रीसिएशन का, रिड्यूसिंग, और दो नाम क्या इसके, रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और जो दूसरा मेथड होता था ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन या फिक्स इंस्टॉलमेंट, याद है बच्चे प्लस 1 में पढ़ा हुआ है हमने। तो रिड्यूसिंग में कौन से मेथड, कौन सी वैल्यू पे लगेगा, जो वैल्यू रिड्यूस होकर आएगी। अगला पढ़ो। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल द कंपनी डिसाइडेड दैट द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 20 एंड 21 बी वेटेड एज 1 ईच, दोनों का वेटेड एवरेज क्या रखना है हमने 1, बीइंग कोविड अफेक्टेड, एंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 एंड 23 हमने वेट्स क्या लेने हैं 2 एंड 3, ये तो उन्होंने खुद दी है ना, अदरवाइज हम तो क्या लेते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। तो पहले अपने प्रॉफिट ठीक करेंगे। हाँ जी, ईयर बोलो कौन कौन सी है, 2000, देन 2020, 2020 एंड 2023। ईयर ध्यान दे देना, ईयर कब क्लोज हो रहा है 31 मार्च। हाँ जी, जो प्रॉफिट्स या लॉस हमें गिवन है, कितना कितना गिवन है बच्चे 28,000, देन उसके बाद नेक्स्ट, सबको आ रहे हैं बच्चे समझ अच्छे से। हाँ जी, फिर से 1 अप्रैल 2020, हाँ जी 1 अप्रैल ओजस्वी 1 अप्रैल 2020 इनमें से कौन सी ईयर में फॉल करेगा, अपना ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च, 1 अप्रैल 2020 कौन से ईयर में फॉल करेगा 2021, क्योंकि अगर ये ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 20 और ये कब हो रहा है 31 मार्च 2020, तो स्टार्ट कब हुआ था 1 अप्रैल 2020, और ट्रांजैक्शन भी कब की थी 1 अप्रैल 2020। सबको समझ आ गई बात, ऐसा ना हो गलत लो, किसी दूसरे ईयर में ले लिया पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन कौन से ईयर में फॉल कर रही है 2021 में, कोई डाउट तो नहीं इसमें कोई, बस पक्का, मीनल डाउट है तो पूछ लें इसके बाद, क्योंकि मैं पूछूंगा पॉइंट पक्का, डाउट तो नहीं है। हाँ जी बोलो बच्चे फटाफट इसमें, तो अपने पास जो था वो एसेट था, तो प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितनी अमाउंट थी बच्चे 10,000। अब अगर एसेट था तो इस पे क्या लगानी चाहिए थी लक्ष्य में, डेप्रीसिएशन, कितने परसेंट माइनस डेप्रीसिएशन। हाँ जी, तो इस साल की बात है और कब परचेज किया था हमने इन द बिगिनिंग, तो डेप्रीसिएशन कैसे लगेगी पूरे, तो 10,000 का 10%, अगर तो होता मेथड ओरिजिनल, स्ट्रेट लाइन, फिक्स इंस्टॉलमेंट, फिर हम अगले साल भी कौन सी वैल्यू पे लगाते 10,000 पे, बट अब कौन सी वैल्यू पे लगेगी, जो वैल्यू रिड्यूस होकर 10,000 माइनस 1, एसेट कितने का रह गया 9,000 का, 10% कितनी लगेगी डेप्रीसिएशन, फिर 9,000 माइनस 900 कितने का रह गया 8,100, फिर उसका 10%, करो अच्छी कैलकुलेशन, 28,000 36 46,000 50
3000। हाँ जी लिखो अच्छे। सो 2000 प्रॉफिट्स बोल दो बस फटाफट, कितने कितने, 28, 36, 46। ठीक है, पेपर मतलब क्वेश्चन प्रॉपर करोगे अपना। प्रॉफिट्स, देन वेट्स, वेट 1 1 2 2, हाँ 2 3। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में खुद कहा हुआ है पहले 2 सालों में वेट्स कितना रखने, 1 ईच, बाद में भी 2 and 3। नाउ प्रोडक्ट 28 into 1 into 2, अच्छा 1 ही है बच्चे इसमें, 36, 46 into 2, 53 into 3, टोटल करो 3 लाख 3,15,000 और टोटल ऑफ वेट 3 2 5 और 2 7। नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट 3,15,000 डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स कितना आया, गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज 45 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था बच्चे, ना 4 ईयर्स तो प्रॉफिट थे, 3 ईयर परचेज 1,35,000 शुड बी दी आंसर। आगे बच्चे समझ, देखो इसको 2 मिनट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी ये नॉर्मल है बच्चे, फिर से पढ़ो बच्चे, पहले क्वेश्चन पढ़ो। ऑन 1 April 21 एन एग्जिस्टिंग फर्म had assets of rupees 10 lakh including cash of rupees 20,000। ये तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, कह रहे एसेट्स 10 लाख के हैं और उसके अंदर ना कैश इंक्लूड है 20,000, तो ठीक है कैश तो किसका पार्ट है, एसेट्स के लिए। हाँ अगर लिखा होता एक्सक्लूडिंग कैश फिर हमें क्या करना पड़ता, ऐड बैक करना पड़ता, क्लियर। उसके बाद इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000 ऑन दैट डेट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट showed a balance of rupees 8 lakh while the reserve fund amounting to rupees 1,50,000, rate of return is 15%, goodwill again 1,80,000 given है for the 3-year purchase of super profit method। निकालना फिर से क्या, एवरेज प्रॉफिट। 3 क्वेश्चन निकले ऐसे, आए ना 3 क्वेश्चन। बस ये है कि तीनों में क्या चीज सिखा दी उन्होंने, कैपिटल इंप्लॉयड वाला मेन पॉइंट था। सिंपल दोनों पार्टनर्स की कैपिटल इंप्लॉयड, रिजर्व आ गया तो भी कैपिटल इंप्लॉयड। यहाँ 2 अप्रोचेस से बता रहे हैं, एसेट अप्रोच से भी और लाइबिलिटी अप्रोच से भी। सुनो, सो फर्स्ट स्टेप एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के बाद कैपिटल इंप्लॉयड। हाँ जी कैपिटल इंप्लॉयड, टोटल एसेट्स कितने के गिवन है, इंक्लूडिंग है ये कैश, हमें उसको कुछ भी नहीं करना। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड, आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स गिवन है 50,000 के, इट कम्स टू 9,50,000 और कैपिटल प्लस रिजर्व्स, कैपिटल कितनी गिवन है बच्चे 8 लाख प्लस रिजर्व्स कितने गिवन, तो दूसरी अप्रोच से भी हमने चेक किया तो कितना आ रहा है 9,50,000। नेक्स्ट इज नॉर्मल प्रॉफिट, 9,50,000 इंटू रेट कितने 15%, कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। गुडविल हमें गिवन है क्वेश्चन में 1,80,000, सुपर प्रॉफिट पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, ये यहीं रहने दो, 3 से डिवाइड होगा, सुपर प्रॉफिट कितना रह जाएगा 60, एवरेज प्रॉफिट पता नहीं, नॉर्मल कितना 1,42,500, ये वहां जाकर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2,025। चेक करो आंसर, कर लो चीज को भी देखो एक बार।
ओके क्वेश्चन नंबर, चलो बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 14, सुनना ध्यान से। कैलकुलेट दी, अच्छे से बच्चे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से समझना ये। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। समझिए ना, वेटेड के क्वेश्चन आया हुआ है, बट वेटेड में कोई जरूरी नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है, बट पहले हमें क्या ठीक करने पड़ेंगे, अपने प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, प्रॉफिट्स हमें सीधा गिवन है 1 2 3 4 5, ना भी लिखे होते तो भी 1 2 3 4 5, एंड द ग्रेटेस्ट वेटेज टू बी गिवन टू द लास्ट ईयर। पता ही हमें, यह कॉन्सेप्ट बता दिया कि होता क्यों है। नाउ प्रॉफिट हमें लास्ट 5 ईयर्स के गिवन है, एक में लॉस गिवन है। नाउ प्रॉफिट 80, नेक्स्ट में प्रॉफिट दिया 1,05,000 आफ्टर कंसीडरिंग, सुनो चे, आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल लॉस 41,500। प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस को कंसीडर किया हुआ है, तो उन्होंने क्या करा होगा, इसको उन्होंने इसको क्या कर रखा होगा, माइनस। हम क्या करेंगे इसे प्लस। एबनॉर्मल लॉसेस कंसीडर कर रखे हैं, एबनॉर्मल लॉस को कंसीडर करना नहीं था, उन्होंने अगर कंसीडर किया होगा तो इन्होंने क्या कर रखा होगा, लॉस ऑन, अंतरिक्ष पूछ लिया अगर तू हैरान हो जाता है जब मैं बताता हूँ फिर पॉइंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये किस टाइप का लॉस है, एबनॉर्मल, उन्होंने इसको कंसीडर कर रखा है, इसको क्या करें, ऐड बैक करें। हो गया बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट 20,000 आफ्टर कंसीडरिंग सैलरी टू एम्प्लॉयज ₹40,000, तो देना सैलरी, हम देनी तो पड़ेगी, रेगुलर देनी पड़ेगी, ये तो नॉर्मल एक्सपेंस है और ये कंसीडर किया हुआ है, कंसीडर किया हुआ है तो बस ठीक है, ये वैसे भी कंसीडर करना था। हाँ अगर ये लिखा होता बिफोर कंसीडरिंग या एक्सक्लूडिंग, तब हमने इसको क्या करना था, माइनस करना, बट ये तो कह रही है इसको कंसीडर किया हुआ है। दिस इज नॉर्मल एक्सपेंस जो कि कंसीडर हुआ है, ठीक है। दिस इज एबनॉर्मल एक्सपेंस और लॉस जो कि कंसीडर हुआ है, जो कि कंसीडर होना, इस वजह से क्या होगा, ऐड। हो गया पॉइंट क्लियर। नाउ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2018 was overvalued by 40,000। 2018 का, चुपचाप करो, 2018 का क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड है, क्या करें, माइनस, ओवरवैल्यूड है तो माइनस, और जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, और ट्रीटमेंट जाएगी ऑपोजिट। रीजन मैंने बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले पर आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, जो माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है वो नेक्स्ट ईयर जाकर क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी ट्रीटमेंट क्या हो जानी चाहिए, रिवर्स हो जानी चाहिए। क्लियर। अगला पॉइंट, अब सुनो ध्यान से, रिपेयर टू, ये कोई मेजर रिपेयर नहीं है, ये नॉर्मल रिपेयर है, और जो हर साल की रिपेयर होती है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं बच्चे, रेवेन्यू। तो ये नॉर्मल एक्सपेंस था अपना, बट हमने गलती से किस में डाल दिया, मींस होना आना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, खर्चा बनकर ये क्या होता, बट हमने माइनस नहीं किया, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस। इन्होंने इसको क्या बना लिया, मींस एसेट बना लिया, एसेट बनाने पर इन्होंने थोड़ा सा माइनस किया होगा, किस रूप में, एज अ डेप्रीसिएशन, क्योंकि वो डेप्रीसिएशन लगनी, वो एड बैक हो जाए। समझिए बात बिल्कुल। पिछले वाले में क्या था एसेट मान क्या लिया था, एक्सपेंस, यहाँ के एक्सपेंस मान क्या लिया, एसेट मानने से उन्होंने क्या लगा रखी होगी, उसको ऐड बैक कर दे। हो गया क्लियर। हाँ जी। उसके बाद डेप्रीसिएशन कितने परसेंट, मेथड कौन सा, डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग को और क्या बोल रहे थे हम, रिड्यूसिंग, और रिटर्न डाउन। क्लियर। करो पहले प्रॉफिट्स अपने ठीक। 2018, 2019, 2020, 2021, हाँ जी, 2018, 2019, 2020, 2021, हाँ 5 है। इनमें से किसी के भी नंबर कम आ गए ना, चढ़ा के तेरे हैं, बस बता दिया मैंने बता दिया, नंबर इनके कमाए थप्पड़ तेरे लगेंगे। प्रॉफिट्स एंड लॉस, तुम्हारे सबके नंबर कम आते हैं तो मेरे को गालियां पड़ती है ना।
तेरे मम्मा ने चलो -20, 180, चलो अच्छा सुनो फिर सुनो, 2020 में क्या गिवन है लॉस, उसको कैसे डाल दो अंडर ब्रैकेट। नाउ क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2000, तो यही वाले ईयर की बात हो रही है। इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लगा रखे, क्या करें, माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 40,000 माइनस, बट जो इस साल का जो क्लोजिंग है नेक्स्ट ईयर का, प्लस ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। किसी को डाउट यहां तक, फटाफट पूछो अभी, क्लियर। नेक्स्ट, रिपेयर टू मशीनरी था क्या वो हमारा एक्सपेंस, मान क्या लिया, तो उन्होंने माइनस नहीं किया हुआ, हम कर देते हैं माइनस, माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन से ईयर की बात कर रही है, 1 जुलाई 2000, तो कौन से ईयर में फॉल करेगा, 21 में। कितनी अमाउंट, 60,000। अच्छा आ रहा है सबको समझ, एक्सपेंस था लगाया नहीं था तो हमने कर दिया माइनस। उन्होंने क्या माना था इसे, एसेट, एसेट मानने की वजह से उन्होंने डेप्रीसिएशन को माइनस किया होगा, हम उस डेप्रीसिएशन को क्या करें, ऐड बैक, प्लस डेप्रीसिएशन। हाँ जी कितने परसेंट है, खरीदा कब था ये 1 जुलाई, तो उस वाले साल में कितने मंथ्स यूज हुए, 9 मंथ्स। एसेट कितने का 60, रेट कितना, कितने मंथ्स की 9,000, सो डेप्रीसिएशन 9। और नेक्स्ट ईयर में 60 माइनस 9, 51,000 का 20% कितना आ गया, 10,200। बच्चे किसने कुछ भी पूछना है पूछो फटाफट अभी, बोलो। नहीं मैंने कब बोला ये, ओवर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन में हमने स्टॉक ज्यादा लगा रखा है तो स्टॉक को क्या करें, कम, तो यहां तो मैंने कर दिया माइनस, बट जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, और ट्रीटमेंट ऑपोजिट हो जाती है, जो क्रेडिट में था वो कहां जाएगा, डेबिट में, तो साइड अपने आप ही चेंज होगी उसकी। हाँ अच्छा नहीं 40 नहीं, बस इसको करूंगा अभी कंसीडर, एक रहता है पॉइंट, इसको तो नहीं करूंगा 40 को। हाँ जी एक उन्होंने कहा था 1,05,19 वाला था, कौन सा था, आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल लॉस, इसको क्या करें, एड बैक, प्लस एबनॉर्मल लॉस, कौन से ईयर की बात है, 2019, 41,500 करो, चे प्लस कैलकुलेशन करो, 40, नेक्स्ट 1 लाख, 1,86,000 माइनस 20, 1,29,000, 2,10,000। हाँ जी पूछना चाहिए यहाँ तक कुछ, बोलो। हाँ जी और क्या पॉइंट हो सकते थे क्वेश्चन में, ये तो हो गया अपना नॉर्मल, जो जो पॉइंट्स से, एक हो सकता है अपना नॉर्मल कोई एक्सपेंस कंसीडर नहीं हुआ, एनुअल लाइक इंश्योरेंस क्लेम, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ₹50,000, तो हर साल पे होने वो, हर साल में से कितना कितना माइनस हो जाएगा, 50 50 50, क्लियर। और क्या हो सकता है, सैलरी पेड टू पार्टनर्स, इतनी देनी थी 10,000 पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12 इंटू 2 अगर पार्टनर भी है, हर एक में से माइनस। एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट, हर साल में से क्या माइनस होनी है, मैनेजमेंट कॉस्ट, हर साल में से अमाउंट्स माइनस, क्लियर। हाँ जी अब आगे आते हैं बच्चे में मैथ, तो रिवर्स हो जाता ना, अगर होता यहाँ पर अंडर वैल्यूड तो यहाँ होता प्लस और यहाँ हो जाता माइनस, नहीं दिया होगा। नाउ प्रॉफिट 40, 186,500, 20 नेगेटिव,
1,29,000। हाँ जी, वेट्स 1 2 3 4 5, प्रोडक्ट 40 करो, मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 3 लाख, नेक्स्ट 60 नेगेटिव, नेक्स्ट 5 लाख, 5 लाख 16, 10 लाख, सबका टोटल 19,20,000। सो 19,20,000 डिवाइड बाय 15। 1,28,000 गुडविल कितने ईयर परचेज, 1,28,000 इंटू 3 कितना आ गया, 3,80,000। चेक करो आंसर, 3,80,000। आगे समझ, देखो पहले इसको तो एक बार, एक सेकंड पहले इसमें ही एक पॉइंट सुन लो। यहाँ पर तो एक ही साल का क्लोजिंग स्टॉक था जो कि ओवर वैल्यूड था। हो सकता है ऐसे कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 एंड 19 ओवर वैल्यूड बाय ₹40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो जो 40 में हमने माइनस किया वो अगले में 40 क्या हो गया, फिर 50,000 इसी ईयर का कह रहे हैं फिर से ओवर वैल्यूड है, तो अगेन अगली लाइन में 50,000 माइनस और अगले में 50,000 प्लस, तो 2 सालों का भी हो सकता है क्वेश्चन में। क्लियर, तो ये देखो पहले, write down A and B are two equal partners, ratio 5:3, थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। नो हमें क्वेश्चन में बच्चे प्रॉफिट्स गिवन है मार्च 2016 मींस 31 मार्च 16, प्रॉफिट गिवन है 50,000, 60,000, 31 मार्च 2017 का 60,000, 31 मार्च 18 का 70,000, 19 का 80, और नेक्स्ट इज 120। ठीक है, ये गिवन है। अब मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, सुनते चलना साथ साथ, या अपना कहीं ना कहीं लिख लो बेशक से। पहला पॉइंट इन्होंने कहा है क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड फॉर मार्च 2016। ये तो पॉइंट हमें आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 2016 का क्या है, ओवर वैल्यूड है। करो, ये तो पॉइंट आते बच्चे तुम्हें, माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2016 का बोला मैंने, कितना, अच्छा अमाउंट है 10,000, तो 10,000 इधर माइनस होगा बच्चे, जो कि नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये तो पॉइंट आ गया समझ, क्लियर। अब इसका ना जरा थोड़ा सा लॉजिक भी समझ लो कि हो क्यों रहा है वो। क्लोजिंग स्टॉक मैंने अभी भी बताया था, ये साइड हमारी क्या है, इनकम, और इस साइड क्या होते हैं हमारे, एक्सपेंसेस। अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड ज्यादा लगा दिया, मींस मेरी इनकम साइड मैंने ज्यादा लगा रखी है, इनकम को कम करूंगा तो मेरे प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे, इस वजह से वो माइनस हो जाते हैं। समझ गए बात बिल्कुल। अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, मींस मैंने अपना क्लोजिंग स्टॉक कम लगाया, मींस मैंने इनकम साइड कम लगा रखी है,
तो उसे बढ़ाऊंगा तो मेरे प्रॉफिट भी, तो वो तो हो गया एग्जैक्ट लॉजिक। अब आती है बात अगर ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ लिखा हो, पॉइंट को सुनना क्या लिखा है। क्वेश्चन में क्या है, ओपनिंग स्टॉक वाज टेकन 20,000 मोर ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 मींस कौन सा ईयर बना, 31 मार्च 2019। इसमें ना ओपनिंग स्टॉक 20,000 ज्यादा लिया हुआ है, नहीं मैंने ज्यादा बोले कम बोले, ज्यादा लिया हुआ है, हाँ जी। तो 20,000 ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए हमने, मीन्स सीधा सा पॉइंट, इन 31 मार्च 2019 में ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20,000। देखो क्लोजिंग स्टॉक का तो ओवर वैल्यूड में माइनस और अंडर वैल्यूड में प्लस, पहले तो याद करवा दूं मैं। ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन चलेगा स्ट्रेट, अगर अंडर वैल्यूड है तो माइनस, ओवर वैल्यूड है तो प्लस। रीजन पर अभी आऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक में तो क्या कर रहे हैं, रिवर्स, उसका लॉजिक हो गया था क्लियर। पहले इस पे भी सुनो, अभी मैंने क्या बोला, ओवर वैल्यूड की अंडर वैल्यूड। ओवर में मैं क्या कह रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक को प्लस, प्लस ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कितनी अमाउंट, कौन सी ईयर में कह रहा हूं इसमें, 20,000। तुम एक बार बताओ, तुमने ये भी तो प्लस ही करा था, प्लस ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग, यहां भी प्लस किया था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया था, जो कि अगले साल क्या किया, क्योंकि था तो वो क्या, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग, तो फिर यहां भी माइनस करो अगर वहां पर माइनस करना चाहते हो तो। अब इसका लॉजिक क्या है वैसे तो, ओपनिंग स्टॉक ये हमारे हैं एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक की साइड लिख रहे हैं, ये ना मैंने ज्यादा लगा रखे हैं मेरे एक्सपेंस, कम करो। अगर मैं एक्सपेंसेस को कम करूंगा तो मेरे क्या होंगे, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। आगे बात बिल्कुल समझ। तो अगर मेरी क्रेडिट साइड इनकम है, कम करनी है तो मेरे प्रॉफिट भी कम होंगे, समझ गए, बढ़ानी है तो मेरे प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे। बट यहां पर उल्टा होगा, ओपनिंग स्टॉक की साइड लिखनी है एक्सपेंस साइड, अगर ओवर वैल्यूएशन है तो मुझे क्या करना है, अगर कम करूंगा, अब ओपनिंग ओवर वैल्यूएशन है, तुम प्रॉफिट की नजर से देखते हुए चलो ना, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक मेरा ज्यादा है, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, अगर माइनस कर रहा हूं ना, माइनस करने से मेरे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, तो ओवरऑल तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ाना है अपना, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा, इंक्रीज हो जाएगा, वो क्या होगा, ऐड होगा। अदरवाइज यहां से पता लग रहा है तुम्हें, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या किया, जो कि अगले साल क्या हुआ वो, यानी कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर भी ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, प्लस, ये लिख लो बेशक से, और अंडर वैल्यूएशन क्या होगा, माइनस। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन एक राइज होता है, सर क्लोजिंग को जैसे ओपनिंग बनाया तो ओपनिंग को पिछला क्लोजिंग ना बनाए। लास्ट ईयर के अकाउंट्स ऑडिट होने के बाद ही हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आता है, तो पिछले स्टॉक ईयर के अकाउंट्स में हम चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पर क्लोजिंग में डिफरेंस था तो अगले साल तो भी आएगा, बट पिछले साल के अकाउंट्स पे नहीं जाएंगे। तो याद रखोगे, क्लोजिंग का अगले साल के ओपनिंग पे इफेक्ट होगा, बट ओपनिंग का पिछले साल के क्लोजिंग पर इफेक्ट नहीं करोगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखोगे। क्लियर, आगे बच्चे सबको समझ। बस एक लास्ट पॉइंट तो जो इसमें दिया हुआ है, रेम्यूनरेशन ऑफ वन पार्टनर इज स्टिल पेंडिंग 30,000। एक पार्टनर का ना रेम्यूनरेशन पेंडिंग है 30,000, तो हर साल में से कितना माइनस कर दो, 30। आगे बच्चे सबको समझ। क्लियर बिल्कुल। ये था बच्चे गुडविल में तो जो भी कॉन्सेप्ट थे, क्लियर, देख लो इसको बस।